नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन की गहमागहमी के बीच राज्यसभा के भी इस समय चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं। हर पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है क्योंकि कल अंतिम दिन है नामांकन भरने का। मैं इस पे आगे बढ़ूंगा और किस पार्टी का क्या ध्येय है और उससे क्या समझ में आ रहा है, वो क्या डायरेक्शन है, पार्टी वाइज बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा राज्यसभा का आपको बता दूं। जैसे लोकसभा में 543 लोकसभा के लिए चुनाव होता है, सीटों के लिए 2 नॉमिनेटेड होते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में इस समय 245 सदस्यों का हाउस है राज्यसभा, जिसमें 233 जो हैं वो इलेक्टेड बोले जाते हैं, जो राज्यों से चुन के आते हैं, और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहने को वो होता है कि 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से जो सरकार है उसी का प्रेरोगेटिव होता है। ये रंजन गोगोई साहब और सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग उसी कोटे से आए हुए हैं। हालांकि इसका पहले 250 तक हो सकता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, तब से उनके यहाँ से जो विधानसभा चुन के भेजती है वो वाला खत्म हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा में एक मूल अंतर ये भी है कि लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का टर्म 6 साल का होता है। और 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, मतलब 6-6 साल का टर्म है। और ये इवन नंबर वाले साल होते हैं, जैसे 2024 में रिटायर होंगे, अब 2026 में होंगे, फिर 2028 में होंगे, सम और विषम जो बोलते हैं, तो सम नंबर वाले में ही ये होता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूस, लोकसभा की तरह ये नहीं कि भंग हो गई, खत्म हो गई और नया चुनाव, और ये नहीं। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूस बॉडी। और यहाँ पे मनी बिल के लिए नहीं, मनी बिल तो लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन उसकी कोई भी सिफारिश मैंडेटरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए जो दोनों का फर्क है, क्योंकि कंटिन्यूटी है, यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट केवल लोकसभा में ही वो होता है, तो सरकार बनती बिगड़ती लोकसभा के हिसाब से है। राज्यसभा में 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका जिक्र कर देना इसलिए जरूरी है कि अभी के जो हाल है, जो अभी की सरकार चल रही है, उसमें ये दोनों लोग जिस तरह से, ये देखिए, किसी भी चेयरमैन का पद हुआ, स्पीकर का पद हुआ, राष्ट्रपति का पद हुआ, ये माना जाता है कि नॉन पार्टीसन लोग हैं, इनका किसी पार्टी के प्रति आग्रह नहीं होना चाहिए, भले ही पार्टी से आओ, लेकिन पार्टी के प्रति आग्रह नहीं होना चाहिए। और देश में ऐसे तमाम उदाहरण मिले हैं जिन्होंने एक पार्टी की बहुत ठीक से सेवा की, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठ गए तो वो नॉन पार्टीसन थे। मैं एक स्पीकर का नाम बता दूं लोकसभा में, सोमनाथ चटर्जी, मतलब जब कुर्सी पे बैठ गए तो फिर अपनी पार्टी को भूल गए। और काफी हद तक भैरव सिंह शेखावत जो बीजेपी के थे, जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो कुर्सी पे बैठने के बाद वो समदृष्टि थी। लेकिन जो अभी के हमारे राज्यसभा का जो चेयरमैन जो बोला जाता है, अध्यक्ष, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है। उपराष्ट्रपति जो है वही होंगे, एक्स ऑफिशियो टाइप है। तो धनखड़ साहब उस कुर्सी पे बैठ गए हैं, और धनखड़ साहब कितने निष्पक्ष हैं इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरे जो हैं, धनखड़ अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष जो हैं, डिप्टी चेयरमैन जो बोलते हैं, वो तो हरवंश जी हैं। हरवंश जी कितने निष्पक्ष हैं, वो किसान बिल जब 2021 में राज्यसभा से पारित हुआ तो पूरे देश ने देखा था कि वो कितनी निष्पक्षता, हरवंश जी की निष्पक्षता थी, उसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं। अब आ जा रहे हैं मूल सवाल पे, जिसपे हम लोग आज चर्चा करेंगे। राज्यसभा, मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि भाई राज्यसभा थोड़ा आसान होता है, आपको मतदाता को फेस डायरेक्टली नहीं करना होता है। तो इसकी जो परिकल्पना ये है कि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे स्टेट्समैन, आगे देखने वाले लोग, राज्यों से ऐसे लोग, क्योंकि संघीय ढांचा है तो राज्यों से जो बेस्ट ऑफ टैलेंट है वो यहाँ पे भेजा जाए, हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन बेस्ट ऑफ पीपल में हो। क्योंकि चुनाव जो हमारे यहाँ होता है वो जो है ना, फर्स्ट पास द पोल। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 20% ही वोट मिले, लेकिन अगर और कैंडिडेट्स के बीच में वोट बढ़ गए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे उसका होगा। तो चुनाव के जो लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर वाला जो मामला है,
उस प्रक्रिया में थोड़ी सीरियसनेस, डिस्कशन में और बातें लाना, एक डाइवर्स व्यू को लाना और पूरे देश के राज्यों से उनका अच्छे लोगों का वहाँ पार्टिसिपेशन का ही मूल कल्पना। ये काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसका नाम ही राज्यसभा का है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसलिए इसकी कल्पना थी। अब ये तो बात हो गई राज्यसभा की। अभी बीजेपी ने जिन लोगों को अब वो इसमें नामित कर रही है, नामित माफ कीजिएगा, मतलब टेक्निकली तो चुनाव होगा, लेकिन चुनाव क्या है कि हर राज्य में जितनी सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, अब 10 सीटों में ऐसा माना जाता है कि 37 वोट पे एक आदमी एमपी बन जाएगा। तो मतलब 370, ये जो कैलकुलेशन है, तो सपा के 3 बनेंगे तो भाजपा के 7 बनेंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें जिसको भाई पार्टी ने टिकट दे दिया वो मोर और लेस, ये कोई मतदान तो है नहीं, पार्टी का एक तरह से नॉमिनेशन है, पार्टी ने टिकट दे दिया, आपके उतने एमएलएज हैं वो वोट दे देंगे, आप राज्यसभा चले जाएंगे, अनलेस कोई क्रॉस वोटिंग हो रही हो। मैं जो 3-4 नाम ले लूं, अब बीजेपी ने करीब 14 लोगों की लिस्ट अपनी निकाल दी है, जेपी नड्डा साहब गुजरात से और अलग अलग लोग हैं, लेकिन मैं 3-4 लोगों का नाम लूंगा। सबसे पहले अशोक चव्हाण साहब का नाम ले लीजिए। अशोक चव्हाण साहब वो हैं जो आदर्श हाउसिंग जो घोटाला हुआ है, जिसका मुकदमा चल रहा है, जिसमें चार्जशीट फाइल हो गई है, जिसमें अशोक चव्हाण साहब भी एक मुख्य अभियुक्त हैं, जिसको बीजेपी और मोदी जी उनके क्षेत्र में जाके बार बार कहते थे कि जिसने शहीदों की उसके साथ मतलब ठेकेदारी की, और ये वही अशोक चव्हाण को परसों वो आए हैं और आज उनका भी नाम बीजेपी की लिस्ट में आ गया है। इसका मतलब लेन देन पहले से था। खैर, एक वॉशिंग मशीन भी शायद अब राज्यसभा में जाने की भी एक वॉशिंग मशीन लग गई, क्योंकि अभी माना जाएगा कि अब इनको कौन छुएगा, भले ही ये मुख्य अभियुक्तों में इनका नाम हो, लेकिन अब कौन छुएगा इनको। दूसरी बात, आरपीएल सिंह है उत्तर प्रदेश से। मैं ये 2 नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो पार्टी आला कमाना ना कि उसको तोड़ो, इसको लाओ, इसको करो, जो पार्टी का काडर है भाई, जो 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से पार्टी के काम के लिए लगा हुआ है, उस काडर में लगा हुआ है, मुझे लगता है कि, और जो चुनाव क्षेत्र जिसके पास नहीं है, देखिए एक ये है कि ना चुनाव क्षेत्र हो, चुनाव में फिर उतना आपके पास धन बल हो, आपके पास मैन पावर उतनी हो, वो एक दूसरा गेम है लोकसभा का। पावरफुल वही है लेकिन गेम दूसरा है। राज्यसभा में पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ये उन लोगों की जगह है। तो जब अशोक चव्हाण और आरपीएन सिंह को अगर आप देंगे तो किसी पुराने कार्यकर्ता की बलि ही देके दिया जाएगा ना। मैं सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं। एक नाम और मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आया, जैसे जयंत चौधरी साहब हैं। जयंत चौधरी साहब उत्तर प्रदेश में सपा के कारण वहां गए, उनके पास तो 11 ही एमएलए ना, तो उनके पास तो कोई ये था नहीं कि वो राज्यसभा पहुंच जाते, वो तो पूरी तरह से सपा के कोटे से गए, मतलब सपा के कहने पे गए हैं। अब जयंत चौधरी साहब को जैसा बताया गया कि उनको एक राज्यसभा और मिल रही है, मतलब उनकी पार्टी को, तो ये जो लेन देन के लिए भी अब राज्यसभा को इतने हार्ड बार्गेनिंग के लिए यूज किया जाने लगा है, ये नया फिनोमेना है, मतलब पुराने। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा अभी रुक के बात करूँगा सचिन तेंदुलकर और जो हमारे गोगोई साहब थे उनकी ज़रूर। एक नाम और चर्चा में आ रहा है, मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लूँ। कहीं कहीं कान में सुनाई पड़ रहा है एक नाम, जिनका नाम है प्रमोद कृष्णन जी। तो प्रमोद कृष्णन जी को तो अगर मिलता है राज्यसभा, मेरे ख्याल में डिजर्विंग तो नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसका तो एक ही कारण है कि वो, तब इस स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कांग्रेस को बीजेपी में रह के कितनी गाली दे सकता है, वो भी एक क्राइटेरिया है, वो भी एक मेरिट होगी। अब जरा सपा की बात कर लेंगे, सपा में क्या हो रहा है। सपा में पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो 3, उनके पास 3 ही कर सकते थे उत्तर प्रदेश से, तो 3 नाम में जया बच्चन जी, आलोक रंजन जी और रामजी लाल सुमन जी। रामजी लाल सुमन जी पुराने आदमी हैं, अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल जमीनी नेता है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, अच्छे, मतलब ये ऐसे लोगों को जाना चाहिए राज्यसभा। लेकिन आलोक रंजन जी,
भाई आलोक रंजन जी जब चीफ सेक्रेटरी थे तो मतलब मुझे उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता है, ना कोई उन्होंने अपने, जब वो अफसर रहे तो उन्होंने कोई ऐसे 4 चांद उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में लगा दिए हों, ये मुझे नहीं दिखता है। अब आपने आलोक रंजन जी को दे दिया है, आपने जया बच्चन जी को क्यों दिया? 5वीं बार लगातार दे रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे हतप्रभ इसलिए हूं कि अब इलेक्शन है अगले 2 महीने बाद। जया बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। अमिताभ बच्चन जी वही अमिताभ बच्चन जी हैं जो जब यूपीए सरकार थी तो कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं सोच रहा हूँ साइकिल ले लूँ। उस साइकिल चला के वो इतनी महंगाई की मार उनको पड़ रही थी। ये वही अमिताभ बच्चन जी हैं जो अयोध्या में जाके जो प्राण प्रतिष्ठा तो करते हैं, दूसरे दिन ज़मीन बेचने लगते हैं। और कुछ ज़मीन का जो प्लॉट है शायद 1300 स्क्वायर फीट या कितने का, वो 1 करोड़ 70 लाख की बेचने लगते हैं। कुछ अजीब अजीब से इस तरह से ये काम करते हैं, पूरी तरह से भक्त मंडली के हैं। तो ऐसी अखिलेश यादव जी को ऐसा कौन सा पॉलिटिकल कंपल्शन है, और जया बच्चन जी से उनका कौन सा उत्तर प्रदेश में वोट बढ़ रहा है? जना मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। भाई जया बच्चन जी को वोट दे दिया, उत्तर प्रदेश में सब एक तरफा वोट करने लगेंगे, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ। और इन्हीं सबको देखते हुए उनके जो सहयोगी दल है, मतलब कृष्णा पटेल जी, अपना दल का जो दूसरा फैक्शन है, जो अपना दल कृष्णा पटेल जी वाला फैक्शन है, उसकी जो मतलब अनुप्रिया जी की जो बहन है पल्लवी पटेल जी ने खुलेआम कह दिया है कि मैं अखिलेश यादव जी के सपा कैंडिडेट को वोट नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, ये बोलते तो बार बार है पीडीए पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित, कहाँ पिछड़ा है और कहाँ अल्पसंख्यक है? भाई अगर आप आज पिछड़ा दलित पीडीए कर रहे हैं तो आपके पास 3 सीटें थी, तो पीडीए में आप देते और फिर ये माना जाता कि भाई आप तो बड़े पीडीए के हिमायती हैं। जब देने की बात आ रही है तो आपको पीडीए में दो वो भूल जा रहे हैं। तो ये उनका क्वेश्चन वाजिब है, क्योंकि और मुझे अभी नहीं समझ में आता है, ये थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए हर हाथ में। मतलब देश के कुछ ऐसे परिवार हैं, आपको याद है ना अमिताभ बच्चन जी जब मुलायम सिंह जी की डेथ हुई थी तो एक शब्द आपने सुना था कहीं संवेदना का? एक ट्वीट, एक शब्द, एक आए थे कहीं? मतलब ये मानता हूं कि ठीक है भाई मेरे व्यक्तिगत स्तर पे मेरे इतने घनिष्ठ संबंध है कि मैं कैसे करूं। एक व्यक्ति मतलब ये आप क्या बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि दबी जबान में यह भी कहा जाने लगा है कि अखिलेश यादव जी को तीसरी सीट सपा को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि 11 लोग वो चले गए हैं जयंत चौधरी की पार्टी के आरएलडी के। नॉर्मली बीजेपी का जो इतिहास है और बीजेपी की जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसमें जहां फंसी हुई सीट रहती है वहां वो अपना एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करती है, तोड़फोड़ करती है और ये प्रूव करती है कि हम यहां कर सकते हैं। बीजेपी यहां इस तरह का कुछ नहीं कर रही है। तो क्या बीजेपी अखिलेश जी के प्रति नरम रुख अपना रही है? क्योंकि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है 8वां, तो वो थोड़ा कंटेस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक लोगों के मन में प्रश्न है कि ये क्यों इस तरह की बात है। मैं अब जरा आ जाऊं कांग्रेस पे। कांग्रेस में एक बड़ा निर्णय हुआ है कि सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा आ रही हैं। शायद पहले ये भी था कि तेलंगाना से भी आया था कि तेलंगाना से आई है, कर्नाटक से आई है, इस तरह से भी था कि आप लोग, केरल से भी था। लेकिन शायद वो ये मैसेजिंग बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी केरल से एमपी हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी को ये बिल्कुल ठीक निर्णय है कि उनको नॉर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए, हिंदी बेल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उनके पास 2 एमएलए हैं, तो वहाँ से वो एमपी बन नहीं सकती हैं, तो ले दे के उनके पास ऑप्शन राजस्थान ही है। तो राजस्थान से अगर वो आ रहे हैं तो हिंदी बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सोनिया जी का एक अच्छा ही बात यह है कि इसका मतलब वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे। अगर राज्यसभा जाने की बात हो तो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे। दूसरा मुझे यह है कि जैसी चर्चा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए यह आवश्यक है कि वो रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लड़ाएं, क्योंकि चुनाव में हार जीत से ज़्यादा आपका जो
काडर है उसमें उत्साह होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि हमारा जो लीडर है, जो हमें नेतृत्व कर रहा है, वो मैदान में आके लड़ाई लड़ रहा है, वो लोकसभा इलेक्शन लड़ के लड़ाई लड़ रहा है। तो वो एक आवश्यक डिसीजन होगा कि अगर ये दोनों लोग वहाँ से लड़ते हैं तो वो कांग्रेस के लिए भी ठीक है और इन लोगों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से ठीक है। अंत में मैं 2 बात कह के ख़त्म करूं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब आपको याद है कि रंजन गोगोई साहब जब उनका नॉमिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा था कि आई विल बिकम अ ब्रिज बिटवीन द लीगल एंड लेजिस्लेचर, और मैं क्या क्या अमेंडमेंट करूँगा। आपने गोगोई साहब की क्या क्या बातें सुनी? गोगोई साहब कितना एक्टिव हैं? वो ब्रिज, आपको कहीं ब्रिज इतने साल में दिखा कि वो ब्रिज है कहीं? मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग जब नामित होकर आते हैं तो वो 12 नामित में लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर। मुझे तो इसमें किसी कोटे में फिट इन नहीं होते हैं। अब आप मालूम नहीं इनका कौन सा लिटरेचर है या कौन सी कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये नहीं मालूम। दूसरा नाम मैं इसलिए लेता हूं कि दूसरा नाम तेंदुलकर जी का है। तेंदुलकर साहब को भारत रत्न मिल गया, तेंदुलकर साहब को राज्यसभा मिल गया, हालांकि ये सब कांग्रेस ने उनको दिया था, ऐसा नहीं कि कोई। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, तेंदुलकर साहब इतना पैसा कमाए हैं, मतलब हिंदुस्तान के अगर अमीर खिलाड़ियों में ना हो उनकी गिनती मेरे ख्याल में पहले 5 या पहले 10 में जरूर होगी। महंगा कर, अरे भाई राज्यसभा में आने के बाद एक तो आप बोले, आपने कहीं कुछ सुना वक्तव्य और कुछ देखा कि उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए क्या मतलब ये कहा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने सुना उनका कोई कंट्रीब्यूशन इन राज्यसभा? उसके अलावा जो अफसोस होता है, देखिए भारत रत्न, राज्यसभा, ये थोड़ा ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे फिर आदमी का बड़ा विजन होना चाहिए, उसको इन्वर्टर की बैटरी नहीं बेचनी चाहिए। मुझे बार बार ऑब्जेक्शन होता है कि एक आदमी जिसको भारत, वो बैटरी बेचने लगते हैं। मतलब ये, अरे भाई इतना पैसा आ गया है, 2-4 लाख 2 करोड़ रुपए आपके लिए क्या माने? कुछ तो छोड़ दो, और मतलब हर पैसा जल्दी से आता जाए। तो तेंदुलकर जी का मुझे तो किसी भी तरह से राज्यसभा में क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो मुझे नहीं आता है। वो स्पोर्ट्समैन है, उनको स्पोर्ट्स पे ध्यान लगाना चाहिए था, किसी कमेटी में होते, स्पोर्ट्स के किसी बॉडी में होते तो शायद ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए राज्यसभा के जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे एक इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यसभा का जो भी स्वरूप होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा इस देश के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में सरकार को दिक्कत आज की तारीख में राज्यसभा में होती है क्योंकि उसकी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में राज्यसभा कैसे एक्ट करती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।